आज के अंक में हम एकांकी रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्क संगत है? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है और ये यादें स्वाभाविक हैं। सभी को आप देखें, हम देखें तो हमें हमारा बचपन याद आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुराने समय की लगता है कि वही समय बहुत अच्छा था, तो स्वाभाविक सी बात है। इन यादों के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बस पुरानी यादों में जाना होता है। एक बार किसी एक घटना, कोई पुराना मित्र मिल जाए तो बातें एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से याद आनी शुरू हो जाती है, स्वतः ही मन में आ जाती है। परंतु इन तुलनाओं को हम मानसिक रूप से अपने मन में, अंतर मन में तुलना करते रहें, पर ऐसी तुलनाएं यदि हम दूसरों के सामने करें और ऐसा साबित करना कि वो जमाना बहुत अच्छा था, आज का अच्छा नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ये कोई अधिकार नहीं है कि हम मानसिक रूप से अपने अंतर्मन में तुलना करते रहें, विश्लेषण करते रहें, पर सार्वजनिक रूप से हम बार बार ये बात कहते रहें कि वही जमाना अच्छा था, आज का नहीं है, ये उचित नहीं है। ऐसा करने के कारण बुजुर्ग लोग अपने हाथों में एक ऐसा हथियार ले लेते हैं कि जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती, यानी अकाट्य ले लेते हैं। कई बार हमारी परंपराएं हैं, कई बार हमारे रीति रिवाज हैं, जिनके सामने फिर हमारी युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो तर्क अकाट्य तर्क हो जाते हैं, उनको काटा नहीं जा सकता। और इस तरह की हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बाध्य नहीं करना चाहिए, असमंजस में नहीं डालना चाहिए। जमाना तो बदलता है और बदलते जमाने के साथ हम सबको जितना उचित है उतना बदलाव ले आना चाहिए। मैं ये कदापि नहीं कह रही हूं कि हमें पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं मैं। परंतु यदि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति को हम उठाकर देखें, क्योंकि आदिकाल से लेकर सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है और हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, यदि हम थोड़ा सा जरा सा भी उनका अध्ययन करें ना, तो ये जितनी साइंस आज आगे दिखाई देती है या दुनिया तरक्की करती दिखाई देती है, वो सब हमारे भारत में पहले से है। पर क्या है कि सब कुछ हम वो मुट्ठी में जो जमाना है मोबाइल पर ढूंढना चाहते हैं, उसी में देख लेना चाहते हैं, उसी में समझ लेना चाहते हैं। अध्ययन की हमारी एक तरह से आदत छूट चुकी है। बात पर वहीं आ जाती हूं, विषय ना बदल जाए तो प्राय बुजुर्ग लोग अपने पक्ष में अपने एक तरफा अनुभव आने वाली पीढ़ियों पर थोपते हैं, परंतु मनोरंजन तक तो ये बात ठीक है। यदि हम जानने की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो बात ठीक है, परंतु वैसे कोई महत्व नहीं, कोई महत्ता नहीं रह जाती है। और ऐसा नहीं कि बाध्य हो जाए उन्हें अपनाने के लिए। जैसा आपने देखा होगा, इसमें कहा है कि हम तो 20-20 कचौड़ियां, 12-12 कचौड़ियां और ढेर सारी बालाई एक साथ बैठकर खा जाते थे, 12 घंटे लगातार पढ़ाई कर लेते थे, आज के बच्चे तो बैठना नहीं जानते। ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें इसमें बताई गई है। तो उस तरह का व्यवहार, तुलना हमें करनी चाहिए परंतु थोपना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उस शिक्षा को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को प्रकट करता है या उजागर करता है?
रामस्वरूप जी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के पक्षधर हैं और ये उनके एक प्रगतिवादी पिता होने का परिचायक है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी उमा को कॉलेज से बीए की शिक्षा दिलवाई, बीए पास करवाया। इसके अतिरिक्त उमा को संगीत, कला या घर के काम धाम, सिलाई का अन्य सभी शिक्षाएं भी उन्होंने बिल्कुल जैसे एक योजनाबद्ध तरीके से दिलवाई है। रामस्वरूप जी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हो। संयोगवश पढ़ा लिखा परिवार मिल भी गया, परिवार शिक्षित है, लड़का भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, परंतु उनकी सोच, जो परिवार, जो रिश्ता इन्होंने ढूंढा है, उनकी सोच बड़ी संकुचित है। लड़कों को तो पढ़ाना चाहते हैं, काबिल करना चाहते हैं, पर लड़कियों के बहुओं के संदर्भ में उनकी सोच ऐसी उच्च नहीं है। वो चाहते हैं कि बहू जो आए वो कम पढ़ी लिखी हो, कौन हमें नौकरी करवानी है, और यदि पढ़ी लिखी होगी, नौकरी करेगी, पॉलिटिक्स में जाएगी, अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा, ग्रह सुख का तो नाश हो जाएगा। तो इस तरह की सोच रखने वाला परिवार है और यही विवशता थी। इस सामाजिक विवशता के कारण रामस्वरूप जी को अपनी बेटी की शिक्षा, उच्च शिक्षा, बीए पास करवाना उन्हें छिपाना पड़ा। उनके कर्तव्य और वक्तव्य दोनों में यहां विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में यदि झूठ बोलकर विवाह कर भी दिया जाए तो क्या ये उचित है? माना रामस्वरूप जी की विवशता है, एक तरफ वो उच्च शिक्षा अपनी बेटी को दिलवाना चाहते हैं, समाज को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, प्रगतिवादी हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, परंतु विवाह के समय छिपाना भी उचित नहीं है। दिलवाई है तो उसको बताएं ना। पर विवशता ये थी कि अन्य कोई पढ़ा लिखा परिवार उन्हें नहीं मिल रहा था। इसी विवशता के कारण उनके कर्तव्य और वक्तव्य दोनों में विरोधाभास भी दिखाई देता है और विवशता भी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप जी उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप जी उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है, अनुचित है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा बताकर उसका रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रसाधनों का प्रयोग करने के लिए उसे बाध्य कर रहे हैं कि मेकअप आदि तुम लगाओ, नकली सामान का उपयोग करो, और ये गलत है, अनुचित है। साथ ही वो उमा से यह भी चाहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं लड़के वालों के सामने उमा वैसा ही व्यवहार करे, वैसा ही आचरण करे। जैसा लड़के के पिता, जैसे उसको बार बार वो चलवा कर देख रहे हैं, बोलचाल करके देख रहे हैं, गाना गवा कर देख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो वैसे ही बस वो गर्दन नीची करके हाँ में जवाब देती जाए, ऐसा वो उससे अपेक्षा कर रहे हैं, जो गलत है। और साथ ही लड़के से तो पसंद नापसंद उसकी पूछी गई है कि भाई देखो लड़की की आंखों में खराबी तो नहीं है, आवाज खराब तो नहीं है, चाल तो ठीक है, हाथ पैर तो ठीक काम करते हैं, चाय बनाकर पिलाओ, उस तरह का व्यवहार। जबकि लड़की से वहां ये पूछा ही नहीं जाता कि लड़के के विषय में तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम्हें शंकर पसंद है। तो इस तरह का व्यवहार, जहां एक तरफ लड़की को बीए करा के वो अपनी प्रगतिवादी होने का परिचय देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार करना पूर्णतः अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप जी अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप दोनों को ही समान रूप से अपराधी मानते हैं?
आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, मैं तो दोनों को अपराधी मानती हूँ, होना भी यही चाहिए। गोपाल प्रसाद पेशे से एक वकील हैं, चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसे को देते हैं, तभी तो उन्होंने बिजनेस कहा। शादी जैसे पवित्र संस्कार को वे बिजनेस के तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस संकुचित मानसिकता का पता चलता है। और दूसरी तरफ रामस्वरूप जी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दिलवाई, परंतु रिश्ता गोपाल प्रसाद जी के लड़के शंकर से हो जाए, इसकी उनकी बहुत बड़ी प्रबल इच्छा है, क्योंकि लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा लिखा परिवार है। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दोनों ये चाहते हैं कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी न हो, केवल 10वीं पास हो, बस काम चल जाएगा। इसी कारण से रामस्वरूप जी अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने के बावजूद भी अब रिश्ता करने के समय इस बात को छिपा रहे हैं। एक तरफ गोपाल प्रसाद है जो विवाह जैसे पवित्र संस्कार को बिजनेस मानते हैं, दहेज के लोभी हैं, चालाक हैं, लड़कियों का लड़के पढ़े लिखे हो पर बहुएं पढ़ी लिखी ना हो, इसलिए वो अपराधी है। दूसरी तरफ रामस्वरूप जी हैं जो उनके मन अनुसार अपने आप को, अपनी लड़की को ढालने के लिए विवश कर रहे हैं और उसकी शिक्षा की बात को छिपाते हैं। तो दोनों समान रूप से अपराधी हैं। जब उन्होंने एक तरफ प्रगतिवादी होने का परिचय दिया था, पढ़ाया था, तो छिपाया क्यों? तो इसलिए दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। और समाज में यदि ऐसे लोग आज भी हैं तो वास्तव में वो दंड देने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? प्रस्तुत कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति है क्योंकि उसकी अपनी कोई निजी राय नहीं है, कोई समाज में स्थान नहीं है, वह अपने विचारों के संदर्भ में कोई महत्व ही नहीं रखता है, अपनी राय दे ही नहीं सकता। पिताजी की चलती है, उसका अपनी कोई राय नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही कई बार ही करके हंसने का, जैसे बेचारगी सी, विवशता सी प्रकट करता है, उस तरह का व्यवहार करता है। उसे जैसा उसके पिता कह देते हैं वह वैसा ही करने लगता है, जैसे चाबी का गुंडा होता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर यस यस यानी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और यदि ऐसा व्यक्ति किसी आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की का पति बन जाए तो आप सोच सकते हैं कि यह उचित नहीं। अर्थात कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य यही है कि उमा के योग्य ही नहीं था वह। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर छेड़खानी करना, अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है पिट छित कर, तभी तो वो झुक कर बैठता है। दोनों अर्थ आप देखिए, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का आधार होती है सीधे रहने के लिए, और यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जाए तो उसका चरित्र उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। तो दोनों ही अर्थों में ये ठीक नहीं था, दुष्चरित्र था, उसका सरेआम अपमान हो चुका था और वह अपमानित, लंपट और दुष्प्रवृत्ति का दुष्चरित्र व्यक्ति है। शरीर से यदि हम देखें उसके व्यक्तित्व से तो वह कमजोर है, सीधा तनकर वह ठीक से बैठ भी नहीं सकता। इसीलिए यदि हम सारी बातों को देखें, ध्यान से सुने और आकलन करें तो कहीं से भी उमा जैसी युवती के लिए वह योग्य वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है
जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान, उचित सम्मान देना ही नहीं चाहते। वे पुरुषों के बराबर उनको आने देने में बाधा बनते हैं, बिल्कुल आने नहीं देना चाहते। बराबरी का दर्जा तो वो देना ही नहीं चाहते, उनके हिसाब से यह गलत है बराबरी का दर्जा देना। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि केवल पुरुषों के पास होनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। महिलाओं के पास होना तो ये तो गलत है। ऐसे युवा ना शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और ना ही मानसिक रूप से और ना ही चारित्रिक रूप से। ऐसे व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्मुख करने का कार्य करते हैं, समाज को अवनति की तरफ ले जाते हैं। इसके विपरीत उमा का व्यक्तित्व, उमा यहाँ उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के प्रति भी जागरूक है। कर्तव्य मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि आमतौर पर आज की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तो बहुत कुछ जानती हैं, पर कर्तव्यों के प्रति वो कतई भी सजग नहीं हैं। इसलिए जहां एक तरफ हम अधिकारों के लिए सजग रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। तभी वास्तव में हम आधुनिक बन पाते हैं। और आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि कटे फटे कपड़े पहन लिए, 2-4 इंग्लिश के सेंटेंस बोल लिए या बड़ों का अपमान कर लिया, हम आधुनिक बन गए खान पान से। नहीं, हमारी संस्कृति में फिर से कहूंगी कि सबसे प्राचीन संस्कृति है और वास्तव में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो विदेशी, जिस पश्चिमी संस्कृति का हम अंधा अनुकरण करते हैं, वहां तो अभी पहुंचे भी नहीं है वो लोग। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई आधुनिकता के बाद हमें अपनी संस्कृति को त्यागना नहीं है, उसे तो हमें संजोकर रखना है। समाज को उन्नति की तरफ ले जाने का कार्य, प्रगति की तरफ ले जाने का कार्य यहाँ उमा कर रही है। इसके अतिरिक्त समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ही आवश्यकता है, शंकर जैसे व्यक्तित्व की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत बिल्कुल ना होती कि वह सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करता। जैसा एक एग्जाम्पल उसने दिया है कि जी पढ़ाई लिखाई जैसा काम तो मर्दों का काम होता है और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो पुरुषों के लिए ही बने हैं। अब आप देखो ना कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, आदमियों के दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। अब ये कौन सा, ये तो बेतुकी ही बात हुई ना। इस तरह का तर्क देना, तो ये तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता वो क्या समझता था क्या नहीं, पर गलत है ये। जिसका भी प्रतिनिधित्व यहाँ गोपाल प्रसाद जी कर रहे हैं वो अनुचित है। शीर्षक बिल्कुल सही है, हमारा उचित है, सार्थक है। इस तरह की बातें करना उनके अशिक्षित होने का परिचायक है और साथ ही ये भी पता चलता है कि समाज को अशिक्षा के लिए प्रोत्साहन देते हैं ऐसे लोग। कम पढ़ी लिखी बहू का चाहना, हो सकता है गोपाल प्रसाद जी की आवश्यकता हो सकता है शंकर की ना हो, पर चूंकि वो पिता का अंधा अनुकरण करता है इसलिए उसने हाँ में हाँ मिला दी। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे इतना भी नहीं, अपनी इच्छा अनिच्छा भी नहीं बता सकता और उनकी हर गलत सही हाँ में हाँ मिलाता है, तो यह उसकी सरासर कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना यहां प्रस्तुत किया गया है। उसका व्यक्तित्व जो ऐसा दिखाया है वो केवल इसीलिए दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी
व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को जानने के लिए, उसे पूरा पढ़ने के लिए आतुर कर दे, व्याकुल कर दे, बेचैन कर दे। और यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला ही है, इसलिए यह सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह हम एकांकी का मुख्य पात्र उमा को मानते हैं, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उमा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एकांकी का मुख्य पात्र पुरुष शंकर, पर वह एक चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल के हिसाब से बिल्कुल क्षीण है, कमजोर है। ये सारी बातें उसमें है ही नहीं। एकांकी में उमा का आगमन हालांकि बहुत देरी से होता है, काफी बाद में होता है, पर मंच पर वह अंत तक बनी रहती है और अपनी वाक्पटुता, अपनी दक्षता, निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर भी कर देती है, बल्कि उन्हें आंखें खोलकर, उन्हें एक तरह से उनकी पोल पट्टी खोलकर, उनकी असलियत जताकर, जैसे आंखें खुल जाती है ना, वैसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अच्छा ये तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी समझदार है, इसको तो सब पता है। जबकि वो तो एक ऐसा चाह रहे थे कि जिसका मुंह बंद हो ऐसी एक गाय लाकर अपने घर में बांध ले, जो बिल्कुल जैसा कहो वैसा करती रहे। पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसा ठीक नहीं था। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से ही होता है, इसलिए हम उमा को ही एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप जी की पहले बता देती हूँ, वे एक अधेड़ उम्र के विवश पिता हैं, जो प्रगतिवादी तो हैं, इसी कारण से अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, परंतु विवाह के समय चूंकि कोई पढ़ा लिखा परिवार नहीं मिलता, वो विवश हो जाते हैं उसकी पढ़ाई को छिपाने के लिए। गोपाल प्रसाद जी की जहां तक बात है, गोपाल प्रसाद जी एक दहेज के लालची, पेशे से वकील और महिलाओं के संदर्भ में अशिक्षा को बढ़ावा देने वाले, बड़बोले, चालाक और विवाह जैसे पवित्र बंधन को वे बिजनेस मानते हैं। साथ ही लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले भी हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता को सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग जो उच्च शिक्षित होकर भी अपने परिवार में कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, उमा को देखने आए थे और वे उसे एक सजीव इंसान, मानव ना समझकर, जैसे सामान खरीदते हैं ना कोई, ऐसा सामान, वस्तु समझ रहे हैं, जो गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि तभी तो उन्होंने कहा चलो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त शंकर जैसे युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो नहीं देते तथा चारित्रिक दुर्बलता का भी पता चलता है और लड़कियों के पीछे दौड़ते रहने से उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर भी ध्यान चला ही जाता है। और इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज का इस प्रकार का युवा जो इस प्रकार का आचरण करता है उस ओर ध्यान दिलाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलवाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? वैसे तो देखो, बहुत सारा राजनीति में और हर जगह महिलाओं को पूरा दर्जा दिया जाता है, कोटा फिक्स है। लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं कि देखिए, यदि पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो एक ही परिवार का लाभ करता है, परंतु यदि लड़की पढ़ी लिखी होती है तो 2 परिवार का संचालन वो सुचारू रूप से कर सकती है। पहले अपने मायके में और फिर विवाह के बाद अपने ससुराल में अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दिलवाने का कार्य करना चाहिए और महिलाओं को उनके कर्तव्यों के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। हालांकि आजकल हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब से वो आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो लिंग भेद जैसी समस्या थी, कुछ स्टेट्स में लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा में बहुत कम थी, वहां स्कीम्स चलाकर उन्होंने काफी कुछ परिवर्तन वो लाए हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। परंतु ये हम सबको भी तय करना होगा कि हमें लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही स्थान देना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी एकांकी के अतिरिक्त प्रश्न और उन उत्तरों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।